हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RK GK के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करने वाले। रोज एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। अगर आपने भी पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला टॉपिक हो जाता है भारतीय इतिहास। इंडियन हिस्ट्री से यूपी ट्रिपल एससी पैट में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन निकल कर आता है, निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किसने किया था, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए तो किसने किया था। आपका सी जवाब सही हो जाएगा, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने शून्य के जो सिद्धांत था उसे प्रतिपादित किया था। और आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, 476 में। आर्यभट्ट का जन्म 476 में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन निकल कर आता है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी जो स्थल है उनमें से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है। तो कौन सा है, आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, हड़प्पा। हड़प्पा जो है वह पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ की जो प्रसिद्ध मुद्रा मिली थी यहाँ पर कौन थी, पशुपति। पशुपति की मूर्ति यहाँ पर प्रसिद्ध है। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसकी, हड़प्पा की खोज 1921 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। अगर लोथल के ऊपर बात कर लें तो लोथल में एक प्रसिद्ध बंदरगाह मिला था। क्या, लोथल से प्रसिद्ध एक बंदरगाह मिला था। और कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले। क्या बताएं, कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। और आलमगीरपुर जो भारत के मेरठ में है और हिंडन नदी पर स्थित है, हिंडन नदी पर स्थित है। तो इस पर एक बार फिर से बात करेंगे कि पाकिस्तान में स्थल कौन सा है, हड़प्पा। और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले। और लोथल से एक बंदरगाह मिला था। और आलमगीरपुर यूपी के मेरठ में जो हिंडन नदी पर स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आने वाले चीनी यात्री कौन था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री कौन आया था। तो आपके विकल्प दिए गए हैं, तो जल्दी से बताएं। तो कौन आया था, हेन तसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। कौन आया था, हर्षवर्धन के समय में आया था। और कब आया था, 630 में भारत आया था। आपका अगला क्वेश्चन बनकर आता है क्वेश्चन नंबर 4। आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अकबर के प्रसिद्ध राजमंत्री कौन थे। अकबर के प्रसिद्ध राजमंत्री कौन थे। तो अकबर के प्रसिद्ध राजमंत्री कौन थे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, टोडरमल अकबर के प्रसिद्ध राजमंत्री थे। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को भी आप नोट करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1757 में प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था। कि आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो किसने धोखा दिया था, मीर जाफर ने किसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। और यह कौन था, बंगाल का नवाब था। कौन, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। और सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। और इसने ही इसे प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था, जिससे सिराजुद्दौला इस युद्ध को हार गया था। आपका अगला टॉपिक क्या बन जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। इससे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इनमें से बात करने वाले हैं। आपका छठा क्वेश्चन हो जाता है कि गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस कारण से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी जी ने निम्न में से किस कारण से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो आपके पास विकल्प दिए गए हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 4 फरवरी फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 को। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। और काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था 1925 में। कब हुआ था, 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ था। और बारदौली आंदोलन कब हुआ था, 1928 में बारदौली आंदोलन हुआ था। तो आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो वापस किया था वह चौरी चौरा कांड के कारण कर लिया था। आपका अगला क्वेश्चन बन जाता है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की।
नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सरदार भगत सिंह ने। किसने की थी? सरदार भगत सिंह ने। अगर सरदार भगत सिंह के बारे में कुछ बात कर लें तो सरदार भगत सिंह का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1907 में। सरदार भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था, बांगा पाकिस्तान में। कहाँ पर? बांगा पाकिस्तान में हुआ था। और इनके पिता कौन थे? सरदार भगत सिंह के पिता किशन सिंह थे, सरदार किशन सिंह थे। आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? नरेंद्रनाथ दंत। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? नरेंद्रनाथ दंत है। तो नरेंद्रनाथ दंत है। तो इनके बारे में बात कर ले तो 12 जनवरी, कब? 12 जनवरी 1863 में। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। और इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो इनके गुरु आपको ध्यान रखना होगा, नोट कर लें कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस देश के स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किस सरकार में स्वतंत्र भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो किसकी की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर की। किसकी? सिंगापुर की। और जो सुभाष चंद्र बोस सॉरी, इनका क्या था? आपका जो स्वामी विवेकानंद है, इनका एक प्रसिद्ध नारा था। स्वामी विवेकानंद का आपका एक प्रसिद्ध कथन था कि उठो और जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाए। सुभाष चंद्र बोस का एक कथन था कि उठो और जागो तब तक आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाए, तब तक जागो। आपका सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था कि उठो और जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आपका लक्ष्य नहीं मिल जाए। तो आपका लक्ष्य है कि यूपी पैट पास करना। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, रुको मत ना, वीडियो को अंत तक देखो। आपका अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? कि सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो किस देश में की थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिंगापुर में। कहाँ पर की थी? सिंगापुर में की थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 के राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? केसरी पत्र के जो संस्थापक और संपादक थे वह कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे तो कौन करेंगे? आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? लोकमान्य तिलक। तो ऑप्शन डी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। लोकमान्य तिलक किसके? केसरी पत्र के संस्थापक थे। आपका अगला टॉपिक जो बन जाता है वह आता है भूगोल, जिसे ज्योग्राफी भूगोल। यह भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के प्रश्न मिलते हैं यहाँ से भी। तो आपके लिए यह टॉपिक भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप देखेंगे कि भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है, भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है, भारत का मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारत का मरुस्थल? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? थार। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और अगर इनमें बात कर लें कि आटाकामा मरुस्थल भी भारत में पाया जाता है। आटाकामा भारा कहाँ पर? आटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका का मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल अमेरिका का। और गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल को सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। गोबी मरुस्थल को सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। लगभग इसकी 1 लाख क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो है वे 1 लाख क्षेत्रफल से भी ज़्यादा है। आपका अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किससे होता है? तो 13वां क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किससे होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरकंटक की पहाड़ी से। किससे होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वह अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्या? पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसका के लिए प्रसिद्ध है। कि यह किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान देंगे तो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरे की खान के लिए। हीरे के खान के लिए पन्ना प्रसिद्ध है। आपका अगला क्वेश्चन है समय के संदर्भ में जीएमटी। क्या जीएमटी का मतलब क्या है? जीएमटी का मतलब क्या है या जीएमटी की फुल फॉर्म क्या है? तो जीएमटी की फुल फॉर्म क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी की फुल फॉर्म है। अधिकतर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। अगर जीएमटी की
जीएमटी की बात करें तो जीएमटी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने 5 राज्यों से गुजरती है? पहला राज्य है आपके यूपी से, दूसरा मध्य प्रदेश एमपी से, तीसरा सी छत्तीसगढ़ से, और चौथा यूडी मतलब उड़ीसा से, और पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से तो एक बार फिर से बता दूं, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश से, दूसरा मध्य प्रदेश से, तीसरा छत्तीसगढ़ से, चौथा उड़ीसा से, और पांचवा क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आप नोट करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन जो बनकर आता है वह आता है भारत की अर्थव्यवस्था से, इंडियन इकोनॉमी से। तो इसके भी आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका क्वेश्चन है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और वित्त मंत्री वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन। तो भारत की जो वित्त मंत्री हैं वह कौन है? श्रीमती निर्मला कौन हो जाएगी? निर्मला सीतारमन। और जो योजना और विकास मंत्री हैं, जो वर्तमान में योजना और विकास मंत्री हैं वह कौन है? गिरिरंजन सिंह वर्तमान में है। और निरंजन सिंह ग्रामीण समुदाय के विकास के लिए कौन है? निरंजन सिंह ज्योतिषी। कौन? निरंजन सिंह ज्योतिषी। और जो इनके योजना और विकास के जो मंत्री हैं वह कौन है? गिरिराज हैं। और निरंजन सिंह किसके हैं? ऑप्शन डी, ग्रामीण और सामुदायिक विकास के मंत्री हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीय एकीकरण किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17 है, इकोनॉमी का आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अधिकतर क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में 14 बड़े बैंकों का एकीकरण कब हुआ? तो भारत में 14 बड़े बैंकों का एकीकरण कब हुआ था? आपको डेट दी गई है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1969 में। 1969 में ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा कि बड़े बैंकों का एकीकरण 1969 में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन बी 2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई थी। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा MS स्वामीनाथन को। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या है? दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारी उद्योग दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता है, वो प्राथमिकता है। और दूसरी पंच योजना कब हुई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना जो हुई थी वह 1956 से और 1961 तक, 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी। और प्रथम कब हुई थी? 1951 से कब हुई थी? 1956 तक पहली हुई थी, और 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना